देखो, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम तो द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल द पर्सन्स ऑफ अ नेशन। एक देश में जितने लोग हैं वो सभी जो कुछ भी कमा रहे हैं, चाहे कोई 1 रुपया कमा रहा हो, चाहे 1 करोड़ कमा रहा हो, चाहे 1 अरब कमा रहा हो, सारे लोगों की इस इनकम को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ेंगे वो भी बन जाएगा नेशनल इनकम। ऐसे समझो, मान लो कि एक घर में 5 लोग हैं। एक घर में कितने लोग? 5 लोग। पाँचों लोग कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। तो पाँचों की टोटल इनकम जोड़ देंगे तो हम उसे फैमिली इनकम बोल देते हैं ना। ऐसे ही एक राष्ट्र में भी अगर मान लो वही 5 लोग हैं, पाँचों कमा रहे, तो वही बन गया नेशनल इनकम। एक किसी भी इकोनॉमी में जो इनकम का फ्लो है वो इस तरह से चलता है। प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने से हमें इनकम मिलती है। इनकम मिलती है तो हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं, खर्चे करते हैं। और जब एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं तो उसी एक्सपेंडिचर का रिजल्ट आता है कि और प्रोडक्शन करो। खर्चे हो ही रहे हैं, लोग खर्च कर रहे हैं ना, तो प्रोड्यूसर को तो वो पैसा मिल रहा है, तो प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन करने लग गया, डिमांड बढ़ा रहा है। ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इकोनॉमी में ये 3 ही स्टेप हैं: प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, एंड देन फिर प्रोडक्शन, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर। तो एक इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू इनकम की हो जाएगी। जितना प्रोडक्शन की वैल्यू रहेगी वही तो उस देश की इनकम बनेगी, क्योंकि वही तो प्रोडक्शन इनकम जनरेट कर रहा है। अरे भाई, जितना चावल बनाओगे उतना ही तो खाने को मिलेगा, या उससे ज़्यादा मिल जाएगा? खाने को ज़्यादा मिल जाएगा। तो जितना प्रोडक्शन करोगे इनकम उतनी ही तो जनरेट होगी। आए समझ में? और जितना इनकम जनरेट होगा उतना ही एक्सपेंडिचर कर सकते हो। सीधी सी बात है। कहोगे उधार तो कर ही सकते हैं, तो उधार लेना भी तो इनकम है। क्लियर? अगर मैं तुमसे उधार ले रहा हूँ, ठीक है, उधार लिया, लेकिन है तो इनकम। बात क्लियर? तो ये जो है प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन उतनी इनकम, और जितनी इनकम उतना एक्सपेंडिचर, मीन्स तीनों ही बराबर हैं। तीनों क्या हो गए? बराबर। और जब बराबर हो ही गए तो हम कह सकते हैं कि एक कंट्री की या एक नेशन की इनकम यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीनों में से किसी भी पैरामीटर को पकड़ सकते हैं। प्रोडक्शन पकड़ लो तो भी उससे नेशनल इनकम मिल जाएगी, इनकम को पकड़ लो तो भी उससे नेशनल इनकम मिल जाएगी, और एक्सपेंडिचर को पकड़ लो तो भी नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं हमारे पास। बोलो, कितने मेथड मिल गए? 3 मेथड। देयर आर 3 मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अंदाज। हाँ, तीन मेथड, जिसमें से पहला मेथड उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, दूसरे मेथड को बोलते हैं हम इनकम मेथड, तीसरे मेथड को बोल देंगे एक्सपेंडिचर मेथड।
हो गए 3 मेथड। ठीक, आगे देखो भाई साहब, यहाँ ध्यान दो। आगे बहुत सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उनके लिए एक बेस तैयार कर लो। बेस के रूप में पहला जो है वो हम कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? बाउंड्री ऑफ इंडिया, है ना। इट इंक्लूड्स लॉ, थोड़ी पढ़ रही हो। इसमें क्या क्या आ जाएगा देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में। एक तो आएगा पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी। दूसरा आ जाएगा एम्बेसीज, एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एटसेट्रा। एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स एटसेट्रा। दूसरे देशों में हम मान लो भारत की एम्बेसी लगा देते हैं, भारत की सेना बिठा देते हैं, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। याद करो, इसे मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ एक देश का अपना वर्चस्व है दूसरे देशों में भी, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। याद आया? इसको हम कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? अपने देश में तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, क्या होगा दूसरे देश में भी होगा। लोकेटेड, हम मान लो कल को पूरा पाकिस्तान में भारत की सेना दिखाई दे रही है, खैर वो तो अपना ही है, वो तो हमने उधार दे रखा है दूसरे को। ABROAD, क्या पाकिस्तान को अब्रॉड देश बोलना सही है? बोलो। एक बाप अपने बच्चे को पराया बोल सकता है? नहीं बोलेंगे ना। हाँ, और देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या आ रहा है? शिप्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा ओन बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी वो रेजिडेंशियल स्टेटस है। डोमेस्टिक टेरिटरी में वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। देखो हाँ, शिप, वेसल्स, एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा, है ना, ये सारी चीज़ें कोई एक देश के लोग ओन करते हैं, मतलब खुद उसके मालिक हैं। जैसे मान लो कि वो ले लो, कौन सा भी नाम लिया था, मालदीव। मालदीव में सारे जहाज़ जितने हैं वो ओन करता है भारत, भारत के लोग खरीद के बैठे हुए हैं।
वहाँ का एयरक्राफ्ट ज़्यादातर सारा किसका है? भारत का है। वहाँ के व्हीकल्स वगैरह सारे ज़्यादातर भारत के हैं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। ठीक है। और क्या है इसमें? टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल। मतलब फिर चाइना का माल यहाँ बहुत चल रहा था, चाइना इंडिया के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओन कौन कर रहा है? ओन मालिक, अरे ओनरशिप, टाइटल। टाइटल तो भारत का है ना। टेरिटोरियल वाटर या इनलैंड वाटर, पाकिस्तान में अधिकतर जो रोड वगैरह सारे वो ओन करता है चाइना। ज़्यादातर के मालिक ही चाइना बना पड़ा है। तो एक दिन आएगा चाइना घोषित कर देगा ये मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी है। और जिस दिन चाइना ने घोषित कर दिया कि पाकिस्तान इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ चाइना, उस दिन सबसे बड़ा कलेश भारत के लिए बन जाएगा वो। चाइना पे ज़्यादा पहुँच है क्या? इंडिया इज नॉट गोइंग टू बिगिनर, चाइना पहले से आगे चल रही है दोनों से। चाइना की सेना बहुत बड़ी सेना है। अभी वो भिड़ जाते हैं अमेरिका में ये। पर अमेरिका बात यह है कि चाइना में बच्चों को फ्रॉम चाइल्डहुड ही सेना में जाना, मतलब कम से कम पता नहीं 2 साल की 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, उनके सिलेबस में ही है ये। नहीं, इंडिया भी सही होता है। यहाँ तो बच्चे टेरिटोरियल वाटर या इनलैंड वाटर। टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या है? इंडिया के आसपास जो पानी है, जो पानी है उसमें भी कुछ हिस्सा कुछ दूर तक डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है ना। तो कहाँ तक जाता है? लगभग 25 न्यूटिकल माइल्स। खैर, कितना होता है लिखो दूंगा ना। अरे वो फिक्स नहीं है ना, सबके लिए अलग अलग है। मतलब अपने ही हिस्से में अगर 25, श्रीलंका की साइड में 25 न्यूटिकल माइल चला जाए तो वो तो श्रीलंका भी कवर हो गया उसमें। तो ऐसा नहीं होता है वो, इसलिए ये मेजरमेंट इसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। बात क्लियर हुई? डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं? पॉलिटिकल टेरिटरी, मतलब कि जैसे बीजेपी है तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार का वर्चस्व है, भारत में तो हर जगह, लेकिन भारत के अलावा भी जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार का बोलबाला है वो सारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाए। अजीब सी बात है भाई। अगला जो टॉपिक है, बस उसको कंट्रोल रहता है। नॉर्मल पर्सन या इसे को हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। लाइव होना, नॉर्मल पर्सन किसे कहते हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अ पर्सन उसी देश में लगता है। who normally reside at a place where his economic interest lies। नॉर्मल पर्सन किसे कहते हैं या नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं? तो एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मली एक ऐसी जगह पर रहता है जहां उसका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। ठीक है, नॉर्मली रिसाइड्स अ पर्सन एट अ प्लेस वेयर हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करने का मतलब इनकम जो कमाता है उसी देश में लगाता है, एक्सपेंडिचर कंजप्शन सब स्पेंडिंग उसके करना सब वही करता है। टैक्स उसी देश में भरता हो, है ना।
खर्चे उसी देश में करता हो, यानी उसकी वजह से वो देश कमा रहा है। समझे? जो फॉरेन में काम करने जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट सर ऑर्डिनरी रिसाइड्स क्या था? हाँ, ऑर्डिनरी रिसाइड्स था ना एक वर्ड इसमें। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वही रेसाइड मान लो। तो ये वो होते हैं जो एक फिक्स डेट गिवन बाय इनकम टैक्स लॉ, उतने डेज कम से कम अपने देश में रहा हो। 1 साल या 1 साल? एक साल है। अब वो जो है वो है 1 साल और एक और था 182 डेज। समझ गया सर। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जैसे मान लो कोई फॉरेन में काम कर रहा है तो वो आप जो गवर्नमेंट से टैक्स ले रही है, फिर वो पैसा यहाँ भी भेज रहा है, जो गवर्नमेंट से टैक्स कहाँ भर रहा है? टैक्स कहाँ भर रहा है? कमा रहा है, फॉरेन में कमा रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं हो गया। वो कहीं भी खर्च करे, फिर दो जगह नहीं होगा सर ये। नहीं, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसका वहीं है, यहाँ थोड़ी है। मैं ये बोल रहा हूँ मान लो कोई है तो एक कमा के यहाँ भेज रहा है। नहीं मैं तो मान लो उसकी है करीब 5-6 लाख सैलरी है वहाँ पे, और वो कुछ 5% 10% टैक्स दे रहा है वहाँ भी, तो उसे कटने के बाद यहाँ भेज रहा है, यहाँ भी टैक्स लग रहा है। तो यहाँ क्यों देगा वो टैक्स? यहाँ थोड़ी कमा रहा है। सर मान लो वो पूरे पैसे हो जाएंगे आपके। उसकी इनकम पे टैक्स तो वहीं से लग गया ना। यहाँ नहीं लगेगा फिर। अगर यहाँ भेज रहा है तो अब यहाँ पर उसको जो उसकी इनकम है वो फैमिली ले रही है ना, तो फैमिली इनकम में क्लब हो जाएगा। तो कुछ कहते हैं ना जब वो इधर दूसरे देश से पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस। हाँ रेमिटेंस में आ जाएगा वो। तो चार्ज लगेगा सर? हाँ, टैक्स लगेगा उस पर। कौन सा टैक्स लगेगा? फैमिली इनकम में क्लब हो जाता है ये क्लब इनकम कहलाती है ये। इस पे थोड़ी लगता है, फैमिली इनकम में नहीं लगता सर, मैं सुना है शायद में भी। सर मान लो उनने वहाँ से एनएफटी करवा दी, यहाँ अपने मम्मी के अकाउंट में, पापा के अकाउंट में, उस पर भी टैक्स भरेंगे उसके घर वाले? इनकम है, टैक्स लगेगा। ऐसे हिसाब से तो देखा जाए तो भाई क्यों सारे के सारे उठ के चले जाओ विदेश में, वहाँ कमाओ, विदेशों को टैक्स भरो, उसके बाद यहाँ भेजते रहो, यहाँ तो सरकार कमाएगी नहीं फिर तो। उस ज़्यादा सर 2 जगह लगाना सरकार कैसे कमाएगी फिर? देखो वहाँ की गवर्नमेंट का मतलब वहाँ का टैक्स लॉ जो है वो अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर इनकम आ गई ना, इनकम आ गई तो यहाँ टैक्स लगेगा। वैसे मान लो किसी के बैंक अकाउंट में 10-12 लाख रुपए पड़े हैं, तो सारा टैक्स अभी पढ़ लोगे? नहीं मतलब बस पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, 12 लाख रुपए पड़े थे तो मतलब हर साल देगा 5% टैक्स अभी। ब्याज कमा रहा है, उस ब्याज पे टैक्स लगेगा। ब्याज पे लगेगा जो वो उसका अमाउंट टैक्स पे लगेगा। जो ब्याज कमाया उस ब्याज पे टैक्स लगेगा। ब्याज मिला 25,000 उस पर लगेगा 10% लगा देते 2,500 रुपये के। देखो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे डेफिनेशन की बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन हो चुकी। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, अभी क्या लिखी थी उन्होंने फिर? वो एक छोटी सी आम भाषा थी। सेक्शन 2 में भाई डेफिनेशन सारी सेक्शन 2 में जाती है, मानो ये बात।
3 डेफिनेशंस हैं हमारे पास, ध्यान रखना, प्रोडक्शन की, इनकम की और एक्सपेंडिचर की। प्रोडक्शन लेवल पर नेशनल इनकम क्या है, इनकम लेवल पर नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, और एक्सपेंडिचर लेवल पर देखो जी, अगर प्रोडक्शन लेवल पे बात करें तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन बनेगी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory during an accounting year. इनकम लेवल की बात करें सम टोटल ऑफ इनकम generated within domestic territory during an accounting year. और साथ में एक बात और जोड़नी है, इनकम earned from abroad, और इसमें माइनस कर देना है पेमेंट्स मेड टू फॉरेन फैक्टर्स। अब एक्सपेंडिचर लेवल में बात करें सम टोटल ऑफ expenditures made on final goods and services within domestic territory during
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। प्रोडक्शन लेवल की डेफिनेशन को देखो। प्रोडक्शन लेवल नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ गुड्स के प्रोडक्शन की बात कर रहा है। बोला कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर हैं जितने भी गुड्स या यूँ कह लो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी अपनी एक मनी वैल्यू होगी कि नहीं होगी? वो मनी वैल्यू टोटल कर दोगे प्रोडक्शन लेवल से इनकम, नेशनल इनकम आ जाएगी। एक देश की एक अकाउंटिंग ईयर में एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी मनी वैल्यू जो भी रहती हो उन्हें जोड़ दिया जाएगा। जोड़ देंगे, हमें प्रोडक्शन लेवल पर नेशनल इनकम का पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? फाइनल गुड्स का मतलब रेडी टू कंज्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर वैल्यू एडिशन। पानी पी लो, पानी। इसके बाद इनकम लेवल की बात करें। इनकम लेवल में नेशनल इनकम पता लगाने का तरीका क्या है? सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये लाइन तो सब में ही आ गया, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर है, और हमें यहाँ भी देखने को मिल गया ये। तो खैर ये बात तो सब जगह आ रही है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी इनकम जनरेट हो रही है उसको टोटल कर दें, और साथ ही साथ एब्रॉड से अगर कुछ कमा रहे हैं तो वो भी प्लस कर दो। वो भी क्या कर देना है? प्लस कर दें। और अगर एब्रॉड में कोई फैक्टर पेमेंट की जा रही है तो वो माइनस कर दो। फैक्टर पेमेंट का, ये फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया था ना प्रोडक्शन चैप्टर में। तो अगर कोई फैक्टर पेमेंट की जा रही है और कहाँ कर रहे हैं? दूसरे देश में, ठीक, तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। अपने देश में कमाया प्लस दूसरे देश में कमाया माइनस दूसरे देश को पेमेंट किया, क्या मिलेगा? इनकम लेवल पर नेशनल इनकम का पता चल जाएगा। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड खर्चों को लेके बात कर रहा है। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स, देखो यहाँ पर भी सम टोटल ही है, ऑफ एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक देश के लोगों द्वारा जितना भी सारा खर्चा किया जा रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसे हम एक्सपेंडिचर मेथड से कहेंगे कि भाई ये नेशनल इनकम है। आगे बढ़ जाए। प्रोडक्शन 3 मेथड हैं, तो उसमें से पहला मेथड देख लेते हैं, प्रोडक्शन मेथड को। प्रोडक्शन मेथड में हमें क्या देखना है? नेशनल इनकम पता करना है। तो अब बात ये है कि पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझ लें। प्रोडक्शन मेथड में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन
वैल्यू एडिशन इसमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है वही वैल्यू एडिशन ही इनकम कहला जाती है। अब वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है तो वो समझो। जैसे वीट है, गेहूँ, वीट से बनाया जाता है आटा और आटे से बनाया जाता है ताज़ा ताज़ा रोटी, चपाती, ब्रेड, है ना। आटा सबसे पहले वीट की बात करें तो वीट का हिसाब क्या है, तो वीट मान लेते हैं 100 रुपये का है। 25 रुपए किलो इस 100 रुपये के वीट से आटा बनाएंगे तो इसकी अपनी कीमत हो जाएगी 150 रुपये। वैल्यू एडिशन हो गया ना। और इसी 150 रुपये वाले आटे से जब ब्रेड बनाने लगेंगे तो ये ब्रेड जो बनेगा, सपोज करो ये बन गया 300 रुपये का। अब यहाँ से देखें, अगर यहाँ तो पूरा जो वैल्यू एडिशन है पूरा का पूरा 100 रुपये है। यहाँ वैल्यू एडिशन कितना आया, यहाँ वैल्यू एडिशन कितना आया, कुल मिला के टोटल वैल्यू एडिशन कितना आया, 100, 150 और 150, 300 रुपये हुआ, है ना। गुड्स को कहाँ तक लेकर आए, फाइनल तक। गुड्स को कहाँ तक लाए, फाइनल गुड्स तक। तो फाइनल गुड्स तक पहुँचा दिया और पहुँचाते पहुँचाते वैल्यू एडिशन करते करते कितना वैल्यू एडिशन आ रहा है, तो 300 रुपये का आ रहा है। तो ध्यान दोगे कि वैल्यू एडिशन और फाइनल गुड्स की कीमत दोनों सेम ही आ रही है, आगे सेम। तो हम वैल्यू एडिशंस को लेते चलें या एकदम फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी कीमत ले लें, दोनों बराबर ही है। दिख तो रहा है। जब ये पूछा हर डाटा में ऐसे होता है। हाँ हीट तो नॉर्मल है, इतना ऐसा रॉ मटेरियल है, हीट तो है, हीट तो ऐसा रॉ मटेरियल है ना, तो उसमें लगा है तो वैल्यूएशन में तो 200 होगा ना, स्टार्टिंग में से खरीदा होगा 150 का 200 का। 200 का। हाँ, उसकी वैल्यू तो वीट भी तो वैल्यू एडिट होके ही आया ना। हीट को ऐसा हम रॉ मटेरियल मानेंगे। रॉ मटेरियल भी मानेंगे तो खरीदा ही होगा। किसी के रॉ मटेरियल है, वो किसी का फाइनल गुड है। मतलब वैल्यू एडिशन मान लो इसे बनाने के लिए फाइनल बनाया तो वो भी तो वैल्यू एडिशन ही कहलाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, खर्चा तो फिर इसमें भी लग गया ना। इधर भी लेकिन तो खर्चा जितना लग रहा है वो तो रिकवर हो गई। रॉ मटेरियल का प्राइस जोड़ दें। हाँ, तो वैल्यू एडिट करते 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 जो अमाउंट आ रहा है 300 रुपये, या हमारे फाइनल गुड्स की वैल्यू आ रही है 300 रुपये, दोनों बराबर ही है। और जब दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मेथड से या तो फाइनल गुड्स की कीमत ले लो या सारे वैल्यू एडिशंस को प्लस कर लो, हमें हमारा नेशनल इनकम पता चल जाएगा। ये वाला टोटल कितना आएगा, 3, 4, 5, 550 रुपये ना। अगर हम इस वाले तरीके की बात करें, अगर हर प्रोडक्ट की वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम में करने लग जाएं ऐड, तो नेशनल इनकम तो 550 की दिखाएगा। फिर वीट का 100 रुपया जोड़ दिया, फ्लोर का 150 रुपया जोड़ लिया, ब्रेड का 300 रुपये जोड़ लिया, हर प्रोडक्ट के प्राइस को जोड़ा जाएगा तो नेशनल इनकम तो 550 की बन जाएगी। बट ऐसा ये सही मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि एक बार जो चीज़ काउंट हो गई है वो दोबारा अगले स्टेप में काउंट हो रही है
है ना, वो फिर से अगले स्टेप में काउंट हो रही है, जिस वजह से ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, और ये गलत है। ये तो शायद नॉमिनलिटी की है ना। ये क्या हो गया, ये बढ़ती जा रही है वैल्यू। तो ये जो अमाउंट आएगा, अगर हम इसे कहेंगे कि ये नेशनल इनकम है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अब मान लो कि कोई कमा रहा है 20,000 रुपये, अब बार बार उसकी ही अमाउंट को मैं 20,000, फिर इनडायरेक्टली फिर 20,000 20,000 20,000 4,000 जोड़ के कहूँ कि ये तो 80,000 रुपये कमा रहा है, तो ये सही थोड़ी है। क्लियर है पॉइंट? तो हमारी इनकम हो गई 300 रुपये की। तो यहाँ पर देखोगे वैल्यू एडिड यानी हर स्टेप पे जो ऐड हो रही है वैल्यू निकालने के लिए तरीका क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू एडिड क्या हो गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब सवाल ये होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हो गया कि कितने की वैल्यू बनी है, कितने की वैल्यू हमारी बन गई, जिसमें सारी वैल्यू जुड़ गई। जैसे हमारा अभी अमाउंट आया था ना 550 का, यही है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, वो जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे क्या रिपीट हो रहा है बार बार, देखो ये 100 रुपये यहाँ वापस आ गया, आया ना, फिर से वो 100 रुपये यहाँ आ गया, तो एक बार ये 100 और एक बार फिर से ये 100, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू हो गई ना 100 प्लस 100। फिर इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा 50 है वो 50 भी तो यहाँ पर ऐड हो गया, तो 50। तो कुल मिला के जो रिपीट हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट वैल्यू कहलाएगा, जो कि है 250 रुपये। तो यहाँ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स में लिख देंगे हम -250 रुपये, तो कुल जो आंसर आएगा वो 300 रुपये आ गया। ये है वैल्यू एडिड, 300 रुपये का किया है वैल्यू एडिड। वैल्यू ऑफ आउटपुट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखें वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज is taken to avoid double counting। ये बात आ गई जो मैंने अभी बात बताया था
कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू ली जाती है वो इसीलिए ली जाती है ताकि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके। प्रोडक्ट मेथड में हमने देखा वैल्यू एडिड क्या होता है। प्रोडक्ट मेथड में वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं वो सीख लिया। एक टर्म आएगा आगे चल के NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसे कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो तरीका है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दूसरे देश से हमारे देश में यानी कि इंडिया में जो भी फैक्टर इनकम आ रही है वो तो एक आ रही है और एक हमारे देश से दूसरे देश में जा भी रही है। दोनों को माइनस कर देंगे आपस में तो जो आंसर बचेगा उसे हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगली बात, नेशनल इनकम should be equal to net national product। national income should be equal to net national product। अगर नेशनल इनकम की बात करें, चाहे वो हम किसी भी मेथड से कर रहे हो, प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, जो भी हो, तो उसे हम किस पे देखेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP, इसी पर होता है। तो नेशनल इनकम किस पर है? NNP पर बेस्ड है। इसमें एक बात करते हैं कि जो नेशनल प्रोडक्ट है ये नेशनल प्रोडक्ट दो बेस पर चलता है। एक चलता है ग्रॉस बेस पर और एक होता है नेट बेस पर। तो हमें लेना है नेट वाला, ग्रॉस वाला नहीं लेना। ग्रॉस वाला अगर लिया जा रहा है तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। और अगर नेट वाले में देखेंगे तो डेप्रिसिएशन घटा देंगे। एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। तो हमारा नेशनल इनकम किस पर चला? NNP पर, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें जो वर्ड है नेशनल प्रोडक्ट, उसके लिए समझा दिया कि जो नेशनल प्रोडक्ट है वो दो बेस पर चलेगा, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस पर लिया जाएगा तो उसमें डेप्रिसिएशन लेके चलना है, इंक्लूड करके चलना है। और नेट में अगर रखना है तो नेशनल उसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब आ जाओ। नेशनल इनकम को बताया गया, नेशनल इनकम को क्या बता दिया? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल
प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट के अपने दो बेस हैं। देखो पीछे लिखवाया कि जो नेशनल प्रोडक्ट है उसके दो बेस है, ग्रॉस और नेट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट के भी दो बेस हैं, एक है एट मार्केट प्राइस और दूसरा आ जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस पे आएंगे तो इसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। आ रहा है गणित समझ में? यस सर। और जब फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे तो इसे कहेंगे NNP एट FC। देखो एक तरफ MP है, मार्केट प्राइस है, लेट सपोज ये मार्केट प्राइस है 110 रुपये, मान लिया मार्केट प्राइस कितना है 10 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस से पहुंच जाना है फैक्टर कॉस्ट पर। तो करना क्या होगा कि इसमें ऊपर से नीचे स्टार्ट किया जाए। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे जो कि 20 रुपये मान के चलते हैं, सब्सिडीज़ प्लस कर देंगे जो कि मान लिया 10 रुपये है। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 100। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर पहुंचना है तो सीधी बात है इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो। उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में जितना इनडायरेक्ट टैक्स है उसे माइनस कर दो। लिख लिया? थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं। यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट दो बेस पर है, ग्रॉस और नेट। जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो ये हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जब नेट की बात करेंगे तो इसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, NNP। बढ़े आगे। ये नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रही है यहाँ, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। एक और आगे चल के मिलेगा जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें विदेशी इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे क्या मिलेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जिसमें हम फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग फॉरेन फैक्टर इनकम। ठीक, ना विदेशों से इनकम आनी चाहिए ना जानी चाहिए विदेश में। तो वो बन गया हमारा, वो बन गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये भी दो तरीके का है, दो बेस पर है, ग्रॉस और नेट।
ग्रॉस हो जाएगा और दूसरी तरफ हो जाएगा नेट। तो जो ग्रॉस वाला है इसको बोल देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, और नेट वाले को बोल देंगे एनडीपी। ये सारे जितने भी बताए ये सारे मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट सब के लिए है। जीएनपी और एनएनपी, जीएनपी और एनएनपी ये भी मार्केट, दोनों ही मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट पर है। इसी तरह जीडीपी और एनडीपी ये भी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट पर है। कोई दिक्कत आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ग्रॉस और एक तरफ दूसरा है नेट। ग्रॉस और नेट। अगर ग्रॉस से नेट पे जा रहे हो और या नेट से ग्रॉस पे आ रहा है, मतलब यूँ समझो कि ये प्लेटफॉर्म है। ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करके जाना होगा। मतलब एक टिकट लेनी है तो टिकट कौन सी है? डेप्रिसिएशन माइनस वाली। और नेट से ग्रॉस पे आना है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो? तो भी एक टिकट लेनी है तो कौन सी टिकट लेनी होगी? डेप्रिसिएशन प्लस वाली। अब दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो देखते हैं ज़रा, डोमेस्टिक और नेशनल। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो तो एक टिकट लेना होगा, मतलब देश से विदेश में जा रहे हो हैं, और विदेश से देश में आ रहे हो तो एक टिकट लेना होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और वही अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हो तो माइनस कर देंगे NFIA। NFIA फिर से बता देता हूँ, ये विदेशी इनकम ही है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये विदेशी इनकम है जो आ रही है बाहर से। तो अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहा हूँ यानी देश से विदेश में जा रहा हूँ तो विदेशी इनकम जोड़ के चलेंगे, और अगर विदेश से देश में आ रहा हूँ तो विदेशी इनकम को घटा के चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा आ जाएगा, एक है फैक्टर कॉस्ट, उल्टा लिख दिया, मार्केट प्राइस, और ये फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो भी एक टिकट लगेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो एक टिकट लगेगा। क्या टिकट लगना है? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे तो माइनस करके चलोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। ये कैसे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करके। अभी पीछे हमने यही किया। और ऐसे ही अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो प्लस कर देंगे NIT। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे? तो इनडायरेक्ट टैक्स में माइनस कर देंगे सब्सिडीज। कहानी जो भी है, कहानी समझ में आ रही है? अब कुछ और जो रिलेशन है वो समझने हैं।
कुछ और रिलेशन समझने हैं। तो पहला रिलेशन है जीडीपी एट एफसी है, जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी पे जाना है या जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी पे जाना है, तो क्या क्या करेंगे? एफसी से एमपी पे, बस इतना ही तो देखना है, बाकी तो दोनों तरफ जीडीपी ही है। तो प्लस कर दे, फैक्टर कॉस्ट से इधर आएंगे तो माइनस एनआईटी। अच्छा उसको उल्टा होता है, मार्केट प्राइस से आते हैं, ऐसे जा रहे हैं तो प्लस, इधर आ रहे हैं माइनस एनआईटी। मैंने सोचा फैक्टर कॉस्ट से आ ऊपर रहा वाला देखना है, नीचे वाला? दोनों को देखना है। ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। अरे सॉरी, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। ठीक से देखो, हाँ, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी सारी। पीछे अभी अभी बताया ही है। ऊपर माइनस है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। मार्केट प्राइस से फैक्टर को तो मार्केट माइनस प्राइस का एनआईटी। है ना, माइनस एनआईटी। तो अच्छा एक बात इसमें ज़रा देखो, बताओ कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने वाला ऊपर है या नीचे है? नीचे है। अब आगे समझ। नीचे NIT के ऊपर वाला बोल रहे हो तुम लोग। हम यही सुना दूँ? हाँ सुना दो, आज सुना दो आज। चलो ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी पढ़ा लूँ उसके बाद सुनाता हूँ। इसी बात पे चार चार डंडे। सर हाँ, अगर नहीं है 4 समोसे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस कर देंगे एनआईटी, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस कर देंगे एनआईटी। जीडीपी एट एफसी से कैसे उसी? जीएनपी एट एफसी। देखो नेशनल प्रोडक्ट से आ रहा है, कुछ नहीं करना सर, बस तो माइनस नीचे करेंगे, माइनस एनएफआईए, ऊपर प्लस जीडीपी एट एफसी से जीएनपी एट एफसी पे जा रहे हो, यानी कि सब कुछ से में बस डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं। तो प्लस कर देंगे नीचे माइनस एनएफआईए माइनस। है, और नीचे वाले केस में माइनस एनएफआईए। पढ़ चुके हैं सर। और रिलेशन देखा जाए, इस तरह से बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो अगला रिलेशन है, मान लो जीडीपी एट एफसी है और एनडीपी एट एफसी का। तो जीडीपी एट एफसी से एनडीपी एट एफसी पे जा रहे हैं, या एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एफसी पे जा रहे हैं। तो सब कुछ सेम है, बस ग्रॉस और नेट का खेल है यहाँ, है ना। तो ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, नेट से ग्रॉस पर आ रहे हैं, तो बस इतना ही काम करना है इसमें। ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। एक और देख लेते हैं। एनडीपी एट एमपी और दूसरी तरफ जीएनपी एट एफसी। अब इसमें भी रिलेशन देखना ही है। नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, और पहले देखो यहाँ नेट है और यहाँ ग्रॉस है ना। नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और वही नीचे अगर देखेंगे ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। इसके आगे की कहानी देखोगे, यहाँ डोमेस्टिक है और यहाँ नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे एनएफआईए, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे एनएफआईए। तीसरी बात देखेंगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो एनआईटी माइनस कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट से एनआईटी मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस कर देंगे एनआईटी। ये इतना सब बनता है।
ये इस तरह से और भी सारे रिलेशन तुम बना सकते हो, जितने बना लोगे तुम्हारे लिए फ़ायदा है। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ प्रोडक्शन मेथड में। प्रोडक्शन मेथड के ज़रिए नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करने चल रहे हैं तो हमें कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी तो हम केवल ये बेस क्लियर कर रहे थे, अपना बेसिक्स क्लियर कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम अपना एडवांस क्लियर करेंगे, वो भी होता जाएगा। steps involved in computation of national income by production method. Steps involved in computation of national income by the production method. पहला स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। देखो पहला स्टेप प्रोडक्शन मेथड का मतलब प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पहला स्टेप है कि पूरी इकोनॉमी को क्लासिफाई कर दो इनटू 3 सेक्टर्स। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। हो गया पहला काम। तो पहला स्टेप तो यहीं पर था। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसको देखें ज़रा। फाइंडिंग आउट वैल्यू एडेड बाय एवरी प्रोडक्शन यूनिट। जितने प्रोडक्शन यूनिट हैं यानी कि वो सारे कंपनियां, फैक्ट्रियां वगैरह, हर एक का वैल्यू एडिशन फाइंड करो। तरीका तो वैल्यू एडेड निकालने का तरीका हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू एडेड निकालने का तरीका ये अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था ना रेड कलर से, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जब इतना काम कर लो तब तीसरे स्टेप पे आ जाना। एडिंग वैल्यू एडेड ऑफ एवरी प्रोडक्शन
यूनिट to get the value added of the sector. हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडेड निकालो जो कि क्या करे, हर सेक्टर से कनेक्टेड हो। देखो तीसरा जो स्टेप था वो ये कि हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडेड निकालो है टू गेट वैल्यू एडेड ऑफ द सेक्टर। हर सेक्टर, 3 सेक्टर थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों ही सेक्टर में हर प्रोडक्शन यूनिट का वैल्यू एडेड निकाल के और सेक्टर वाइज वैल्यू एडिशन फाइंड कर लो। समझे? फिर आते हैं नंबर 4 पर। Adding the value of all sectors to get डोमेस्टिक इनकम। अब हर सेक्टर को जोड़ लो, है ना, जितने भी सेक्टर हैं हमारे सबको प्लस कर दोगे, तीनों सेक्टर जोड़ देंगे, हमारा टोटल क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन मिल जाएगा। प्रोडक्शन है क्या लास्ट, अगला जो लास्ट स्टेप है वो है एडिंग द वैल्यू ऑफ NFIA। अब चौथे स्टेप तक हमने प्रोडक्शन मेथड से डोमेस्टिक इनकम तक हम पहुंच चुके हैं, आ गए हैं ना डोमेस्टिक इनकम, और हमें तो नेशनल पे पहुंचना है, तो लास्ट स्टेप NFIA जोड़ देना है टू गेट नेशनल इनकम।